वास्को डी गामा के भारत आने से करीब 80 साल पहले चीन के मिंग राजवंश ने एडमिरल झेंग हे के नेतृत्व में 7 बड़े समुद्री अभियान चलाए, जो सन 1405 से लेकर 1433 के बीच हुए। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि विदेशी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, व्यापार को बढ़ावा देना और चीन की ताकत व समृद्धि का प्रदर्शन करना था। झेंग हे का बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक दल था, जिसमें 300 से अधिक जहाज शामिल थे। इनमें कुछ खजाना जहाज 400 फीट से भी लंबे थे और इनके साथ आपूर्ति जहाज, पानी के टैंकर, युद्धपोत और गश्ती नौकाएं भी होती थी। बेड़े में कुल 28,000 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें नाविक, सैनिक, अनुवादक, चिकित्सक और व्यापारी शामिल थे। ये यात्राएं दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के पश्चिमी तट, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका तक की गई। झेंग हे विदेशी राजाओं को उपहार देता था और उनके साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करता था। ये अभियान चीन की विदेशी नीति का शांतिपूर्ण और समझदारी भरा उदाहरण थे। लेकिन सन 1430 के दशक में चीन के अंदर विरोध और खर्च को लेकर चिंता बढ़ने लगी, जिस कारण समुद्री अभियानों पर रोक लगा दी गई। यूरोपीय खोजों की शुरुआत से कुछ दशक पहले ही चीन ने समुद्री वर्चस्व छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक कार्य का श्रेय पूरी तरह एडमिरल झेंग हे को जाता है, जिन्होंने चीन को विश्व मंच पर सम्मान के साथ प्रस्तुत किया। झेंग हे का जन्म 1371 में हिमालय पर्वत की तलहटी पर स्थित यूनान में हुआ था, जो समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर है। बचपन में झेंग हे का नाम माहे रखा गया था। माहे के पिता एक फारसी मुसलमान थे, जो कि मंगोल साम्राज्य में एक छोटे अधिकारी के रूप में काम करते थे। मंगोलियन ना होने की वजह से उन्हें वहां पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। कभी कभी तो उन्हें अपने बड़े अधिकारियों के पैर तक दबाने पड़ते थे। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंगोल इतने शक्तिशाली थे कि चीन और आसपास की सीमाओं पर उनका ही कानून चलता था। यहाँ से गुजरने वालों से भारी कर वसूला जाता था और रास्तों पर महिलाओं की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार आम बात थी। मंगोलों का शासन केवल ताकत नहीं, बल्कि क्रूरता और भय का प्रतीक बन गया था। उस समय मंगोल इतने मजबूत थे कि फारस का मुसलमान और आसपास के राज्य कुछ भी नहीं बोलते थे और व्यापार के लिए यही अकेली सड़क थी। कुछ समय बाद मंगोलों ने चीन पर आक्रमण करके चीन को भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मंगोलों में अंदर ही अंदर एक गृह युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध साम्राज्य को लेकर था और आने वाले नए उत्तराधिकारियों ने अपने ही बाप को मार डाला ताकि वो आगे शासन कर सकें। इस लड़ाई से पूरा मंगोल तीतर बीतर हो गया और फिर साम्राज्य कई छोटे खानों में विभाजित हो गया, जिनमें से प्रत्येक पर एक अलग खान का शासन था। इस गृह युद्ध से हर चीज पर फर्क पड़ा। पहले तो सड़क सिर्फ मंगोल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसका इस्तेमाल सब करने लगे थे। धीरे धीरे मंगोलों का डर खत्म हो चुका था। माहे के जन्म से 3 साल पहले चीन में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे मिंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। मिंग राजवंश चीनी राजवंश था। मंगोलों के टूट जाने के बाद मिंग राजवंश ने पूरे मंगोल साम्राज्य को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि मिंग राजवंश एक ताकत बनकर उभरा था। मंगोलों के पास मिंग साम्राज्य की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मिंग राजवंश अब यूनान पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यूनान एक बड़ा राज्य था और वहां पर अभी भी मंगोल थे। इसलिए तब मिंग सेना ने यूनान पर आक्रमण किया ताकि इसे मंगोलों से वापस लिया जाए और इसे मिंग के नियंत्रण में लाया जाए। मिंग के इस आक्रमण में माहे के पिता की जान चली गई। इसके बाद माहे के साथ साथ न जाने कितने ही लोग बंदी बना लिए गए। मिंग साम्राज्य अपनी सेना को बढ़ाने के लिए बंदी बनाए हुए नए लड़कों को एक तरफ करते जा रहे थे। आपको बता दें कि पुराने समय में चीन में जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो कम उम्र के सभी लड़कों के अंडकोशों को काट दिया जाता था और उन्हें नपुंसक बना दिया जाता था। ये सब इसलिए होता था कि राजवंश की किसी भी लड़की के साथ सैनिक संबंध न बना पाए। यही सब कुछ माहे के सामने हो रहा था। उसके साथ जितने भी लड़के थे उनका बारी बारी से नंबर आता गया और वहाँ खड़े क्रूर सैनिक बड़ी ही बेरहमी से उनके अंडकोशों को काटते चले गए। ये सब देखकर माहे वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी पतलून के पास हाथ लगाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंडकोश सलामत हैं और वो एक अनजान कमरे में हैं। कुछ समय बाद उसे पता लगा कि वो मिंग राजवंश के सबसे छोटे बेटे के नौकर के रूप में यहाँ पर भेजा गया है। माहे जिस राजकुमारी
राजकुमार की सेवा करता था उसका नाम झूदी था और वो उससे सिर्फ 11 साल बड़ा था। वो मंगोल क्षेत्र के पास चीन के उत्तरी क्षेत्र बीजिंग में रहता था और उन दोनों ने मंगोल मैदानों में घोड़े पर सवार होकर अभियान चलाने में एक साथ काफी समय बिताया। माहे असामान्य रूप से लंबा और देखने में मजबूत था और माहे को युद्ध का ज्ञान भी था, इसलिए राजकुमार माहे को अपने साथ युद्ध और शिकार करने के लिए लेकर जाता था। कुछ समय बाद जूदी ने माहे को मिंग साम्राज्य का एक छोटा नेता बना दिया जो कि कुछ सैनिकों की टोली के साथ रखवाली करता था। जब पहले मिंग सम्राट की मृत्यु हुई तो उनका पोता उनका उत्तराधिकारी बना, लेकिन 1402 में जूदी ने बलपूर्वक अपने भतीजे से जो कि सम्राट बना था उससे गद्दी छीन ली और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। मिंग राजवंश के सबसे छोटे बेटे ने अपने साथी माहे को महल के नौकरों का निदेशक यानी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये पूरे दरबार की व्यवस्था और सुरक्षा को नियंत्रित करती थी। सिंहासन की लड़ाई में माहे की भूमिका को याद करते हुए उसे सम्मानित करने के लिए उसका नाम बदलकर झेंगहे रख दिया गया। ये नाम उसकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बन गया। इसके बाद जूदी ने जापान के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन इस व्यापार को बढ़ाने में समस्या आ रही थी। जापान के साथ व्यापार के लिए जलमार्ग सबसे उपयुक्त तरीका था, लेकिन जूदी के पास इतने बड़े और सशक्त जहाज नहीं थे जो इस व्यापार को प्रभावी बना सकें। जो जहाज थे वो ज्यादा माल नहीं ले जा सकते थे और उनके आकार भी छोटे थे, इसलिए जूदी ने झेंगहे को नए और बड़े जहाजों के निर्माण और पर्याप्त जहाजों की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा। झेंगहे ने इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से किया, जिससे मिंग साम्राज्य का समुद्री व्यापार बढ़ा और जापान के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हो गए। झेंगहे ने अपने कार्य को बखूबी निभाया और समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए विशाल जहाजों का इंतजाम किया। इन जहाजों में से कुछ दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाजों में गिने जाते थे। उदाहरण के तौर पर झेंगे के 9 मस्तूल वाले जहाज की लंबाई 400 फीट थी, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस के प्रसिद्ध सेंटा मैरिया जहाज की लंबाई केवल 85 फीट थी। सन 1405 से 1407 के बीच हुई पहली यात्रा में 62 9 मस्तूल वाले खजाने के जहाज मुख्य रूप से थे, जिनमें करीब 200 अन्य जहाज भी शामिल थे। इन जहाजों में कर्मचारियों के अलावा घोड़े, अनाज और लगभग 28,000 सशस्त्र सैनिक थे। यात्रियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इन जहाजों पर विभिन्न देशों से लाई हुई महिलाएं भी थीं, जो समय समय पर उनका मनोरंजन करती थी। इतिहासकार इन जहाजों के विशाल आकार पर संदेह करते थे, जब तक कि साल 1962 में यांगजी नदी के किनारे काम करने वालों को एक विशाल पतवार के पास 36 फीट लंबी लकड़ी नहीं मिली, जो मूल्य रूप से एक स्टीयरिंग पोस्ट थी। ये लकड़ी 540 से 600 फीट लंबे जहाज को चलाने के लिए सही आकार थी और ये लकड़ी लगभग 600 साल पुरानी थी, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि ये जहाज उसी से संबंधित थे। ये ऐतिहासिक खोज झेंगहे के विशाल जहाजों के अस्तित्व को साबित करने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। झेंगहे की प्रारंभिक यात्रा ने उन्हें दक्षिण चीन सागर से होते हुए हिंद महासागर के रास्ते कालीकट यानी भारत तक पहुंचाया और फिर वापसी की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अन्य शासकों से मान्यता और उपहार प्राप्त करना था, न कि विजय प्राप्त करना या उपनिवेश स्थापित करना। झेंगहे का मिशन शांतिपूर्ण था, लेकिन अगर कोई शासक उनके सम्मान को नहीं मानता था तो वो सैन्य बल का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते थे। यात्रा के दौरान झेंगहे के जहाजों का सामना सुमात्रा के पालेमबांग बंदरगाह में समुद्री डाकुओं से हुआ। डाकू सरदार ने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया, लेकिन झेंगहे ये समझ गया था और उसने युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में झेंगहे की सेना ने समुद्री डाकुओं को पराजित किया और 5000 से ज्यादा डाकुओं को मार डाला। डाकू नेता को बंदी बनाकर चीन लाया गया और उसका सिर कलम कर दिया गया। इस घटना ने झेंगहे की शक्ति और उसके नेतृत्व को साबित किया। सन 1424 में सम्राट की मृत्यु से पहले 5 और यात्राएं हुई। इनमें हॉर्मुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित अरब बंदरगाह और पूर्वी अफ्रीका के तट की यात्राएं शामिल थी, जहां से वो जिराफ, ज़ेब्रा और अन्य अपरिचित वस्तुएं लेकर लौटे थे। साल 1431 से 1433 तक की अपनी 7वीं और अंतिम यात्रा के दौरान झेंगहे की समुद्र में ही मृत्यु हो गई थी और संभवतः उसे भारत के तट पर दफनाया गया था। हालांकि उसके वंशजों का मानना है कि चीन आने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, झेंगे के बारे में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन झेंगे की मौत एक रहस्यमयी मौत मानी जाती है। पहले तो यही एक बड़ा विवाद है कि झेंगे की मौत कैसे और कहां हुई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो जहाज में मरा, लेकिन झेंगे को जानने वाले इस चीज से साफ इनकार करते हैं। उनके मुताबिक झेंगे अपनी 7वीं यात्रा से लौटकर साम्राज्य आ चुका था
तब वहाँ पर मिंग साम्राज्य की राजकुमारी से उसके कुछ विवाद की वजह से उसकी मौत हुई। वहीं और चीजें खोजने पर इतिहासकारों का कहना है कि झेंगे एक बहुत चतुर चालाक व्यक्ति था। उसने अपने दिमाग की चालाकी से सम्राट को रिझा लिया था, जिस वजह से मिंग साम्राज्य के सम्राट उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। कई बार तो रात में झेंगे को सम्राट अपने कमरे में कुछ चीजों को डिस्कस करने के लिए बुलाया करते थे और उसी कारण उसके संबंध राजकुमारी से हो गए थे। ऐसे में राजकुमार ने उसे मरवाकर उसकी मौत को एक पहेली का नाम दे दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गुत्थी रही होगी झेंगे की मौत के पीछे की? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।